हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपने अभी तक पीछे का सब कुछ पढ़ लिया होगा जो भी आपको पढ़ाया है, और आपको अभी तक काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ चुकी होगी कि सोल्यूशन किस तरीके से निकाला जाता है जब हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सिस्टम गिवन हो। कब होमोजीनियस सिस्टम के लिए, कब होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए सोल्यूशन निकालते हैं, कब नॉन होमोजीनियस के लिए निकालते हैं, कैसे रैंक को यूज़ करके हम सोल्यूशंस निकालते हैं। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको सभी प्रीवियस वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो फटाफट जाकर उनको देखिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको करना है। आई होप आपको जो भी होमोजीनियस के कॉन्सेप्ट सिखाए गए थे वो स्टार्टिंग वीडियो में चार्ट में, वो अच्छे से आपको क्लियर होंगे कि क्या रैंक जब n होती है तब कैसा सोल्यूशन मिलता है, जब लेस देन n होती है तब कैसे सोल्यूशन मिलता है। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके हम आज के इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। सिस्टम दे दिया। इट इज़ एविडेंट कि जो RHS में हमारे पास बी मैट्रिक्स बनेगा कॉन्स्टेंट्स का, वो पूरा का पूरा ज़ीरो है, तो इट मीन्स ये होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। और क्वेश्चन में मेंशन भी है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल का मतलब ही ये है, अगर ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल मेंशन है इट मीन्स होमोजीनियस सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बनेंगे। इसके लिए रैंक की कंडीशन बताओ क्या होती है। अगर मुझे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस चाहिए, इट मीन्स जो मेरा सिस्टम होगा उसमें जो रैंक ए होगी वो लेस देन एन आई होगी। एन कितना है यहाँ पर, एक्स वाई जेड यानी कि 3, यानी कि जो इसकी रैंक आई होगी वो रैंक कितनी आई होगी, वो 2 आई होगी या 1 आई होगी। लेस देन 3 का तो मतलब यही है। याद करो हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था कि अगर हमारा जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल है तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसी कॉन्सेप्ट का हम इसमें यूज करेंगे। देखो जरा कैसे। फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, हमें पता है कि जो रैंक है वो लेस देन 3 होगी क्योंकि नॉन ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल है यानी कि सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होने का मतलब है जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम k की वैल्यू को बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कैसे भाई, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगा। गिवन इक्वेशन है एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट लिख लिए, मुझे पता है कि इसके लिए इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको 0 के इक्वल रख देंगे। ये देखो ये डिटर्मिनेंट है, इसको 0 के इक्वल रख दिया। अब देखो यहां मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर डायरेक्टली डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे, डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। बट अगर मैं इस तरीके से करती हूँ तो मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, और उससे फिर मेरे को k की वैल्यू फाइंड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। तो जिससे मुझे डिफिकल्टी ना हो सॉल्व करने में और मैं इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ, उसके लिए हम डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। इसी क्वेश्चन में हम सीखते हैं कि प्रॉपर्टीज कैसे यूज की जाती हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो जरा, देखो पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट नॉर्मली निकालना सीखा हुआ है, ठीक है, कि मैं क्या करूंगी, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दूंगी, एक्सपेंड करने के बाद डिटर्मिनेंट आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे चाहिए मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए, जैसे हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहाँ k वेरिएबल आ रहा है ना, तो प्रॉपर्टी क्या है कि हम सारे कॉलम्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, किसी भी रो को किसी भी रो में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगा दिया कि मैंने C1 में क्या कर दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया, यानी C1 को मैंने क्या लिख लिया, तीनों कॉलम्स का एडिशन, तो मुझे ये मिल गया, ठीक है। एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर किसी भी कॉलम में या किसी भी एक रो में कुछ आइटम कॉमन आ रहा है तो हम उसको बाहर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पूरे में 6 आ रहा था तो यहाँ पूरे से मैंने 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 1 1 रह गया। यहाँ पूरे में से 2 आ रहा है, यहाँ से मैंने 2 बाहर ले लिया, यहाँ 1 1 1 लिख दिया। अब क्या इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कंपैरेटिवली इजी होगा इसका निकालने से। ये 2 × 6 एज इट इज लिखना, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना, जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा ना सॉल्व करके वही सेम डिटर्मिनेंट इसका आएगा। चाहे तो करके देख लो। देखो अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट मैंने कैलकुलेट किया, मेरा आ गया 0। इसका भी डिटर्मिनेंट जब मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे क्या मिल गया,
0। तो इट मीन्स कि ये दोनों के दोनों का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ रहा है। बस मैंने एक दो एक्स्ट्रा स्टेप्स को ऐड करके इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी कर लिया। अब यहाँ ये इतना पता नहीं लग रहा है, उस क्वेश्चन में जब अप्लाई करोगे ना तब पता लगेगा कि इन प्रॉपर्टीज को यूज करने की जरूरत क्या पड़ी। देखो जरा अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है इसको। ये देखो अब यहाँ पर हमने क्या किया, वो जो हमारे पास लास्ट जो हमारा मैट्रिक्स था उस पर मैंने ऑपरेशन क्या लगाया, ऑपरेटिंग C1 प्लस C2 प्लस C3 ऑन C1, यानी कि मैंने तीनों के तीनों कॉलम्स को ऐड कर लिया और C1 पर ऑपरेट कर दिया। तो मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिला, रिजल्टेंट मुझे ये मिल गया 3k - 2 3k - 2 3k - 2। अब हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में कुछ कॉमन आ रहा होगा एलिमेंट तो हम उसको बाहर मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। यहाँ पर 3k - 2 कॉमन आ रहा है, मैंने उसको बाहर मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब इधर देखो यहाँ 1 1 1 हो गया और ये एंट्रीज एज इट इज लिखी गई। अब चेक करो, अगर मैं R2 पर ऑपरेशन लगा दूं R2 - R1, R3 पर ऑपरेशन लगा दूं R3 - R1, जो हमने एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से है, बिल्कुल वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। बस थोड़ा सा फर्क ये है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। वहाँ पर हम सिर्फ 2 रो या 2 कॉलम को ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ देखो हमने 3 को भी ऑपरेट कर दिया है ना। वहां पर क्या है कि या तो रो को करोगे या कॉलम को करोगे, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। यहाँ चाहे रो को यूज कर लो चाहे कॉलम को यूज कर लो, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। हमें पता है जो स्टार्टिंग का मैट्रिक्स था और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा दोनों का डिटर्मिनेंट सेम आएगा। कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स को परफॉर्म करके हम सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को ईजी बना रहे हैं। मेन इसको करने का रीजन ये है, तुम चाहो तो वहां जो मैट्रिक्स बन के आ रहा है डायरेक्टली उसको भी डिटर्मिनेंट लगाकर अप्लाई कर सकते हो, के की वैल्यू निकाल सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये स्टेप्स आते होंगे तो 2 स्टेप करके वहां पर एग्जाम में टाइम बच जाएगा, क्योंकि अब के देखना कितना आसानी से निकल के आएगा। मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स देखो अब क्या आ रहा है, ये रिजल्टेंट आ गया, ये 3k - 2, ये 0। अब चेक करो, अगर मैं फर्स्ट वाले कॉलम के अलोंग, रो नहीं कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम के अलोंग, डिटर्मिनेंट तो हम किसी भी रो किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं ना। मुझे दिख रहा है ये दोनों एंट्रीज तो 0 हो गई, ये 0 हो गई, तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग करूंगी तो बस इस एलिमेंट के अलोंग जो भी वैल्यू आ जाएगी वही डिटर्मिनेंट है, लगा दो। यहाँ आ गया 3k - 2, ये 1 को जब करोगे तो क्या मिलेगा 1, 3k - 11 इंटू 3k - 11 - 0, इसको इक्वल टू 0 रख दो, आ गई के की वैल्यू 2/3, 11/3, 11/3। उन 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स को करने से जो के की वैल्यू है वो बहुत ही इजीली कैलकुलेट हो गई है। यहीं अगर हम फर्स्ट स्टेप पे, यानी कि इस वाले स्टेप पे अगर हम कैलकुलेट करने बैठ जाते ना, कर तो लेते, एक्स्ट्रा टाइम लगता, गलती होने के चांसेस ज्यादा होते, फंसने के चांसेस ज्यादा होते। और अभी आगे आगे क्वेश्चंस पर पहुंचो जरा, क्वेश्चंस इतने लेंदी इजी होते हैं, नो डाउट, कॉन्सेप्ट बहुत इजी होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बट पेपर में जो क्वेश्चंस है ना, जो आपके टॉपिक्स हैं वो लेंदी होते हैं। हमें क्या करना है, हमें टाइम बचाना है। जहां मुझे पता है 2 स्टेप करके मैं अपना टाइम बचा सकता हूँ, बचा सकती हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा स्टेप्स क्यों ही करने हैं। तो हम वहां पे इन छोटे छोटे ट्रिक्स का यूज करेंगे जिससे मेरा टाइम बच जाए और जिन क्वेश्चन में एक्चुअली में टाइम देने की जरूरत है हम उसमें टाइम दे पाए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का कल एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, आपका जो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इतना ही है। मेन इसमें है लीनियर इक्वेशन पता करो कैसी है, सिस्टम पता करो, सोल्यूशन पता करो, वैल्यूज निकालो। ठीक है, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, सब कुछ हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और आई होप जो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे रही हूँ उसकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ही ली होगी। तो अच्छे से पढ़ते रहो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।